प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप खुद ही देख सकते हैं, कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता, मोलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है और इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, उदाहरण के साथ समझेंगे। प्यारे बच्चों, हमने अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाने के लिए जो उदाहरण दिया है, जो एग्जाम्पल आपको दिया है, उस एग्जाम्पल के द्वारा भी आप एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। यहां तक कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जा चुका है, जिसे हम कहते हैं आभासी एक आणुक अभिक्रिया। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं आज के अपने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन यह है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जिस तरह से मैंने यहां पर सारणी बनाई है, इन दोनों को अंतर के रूप में लिखा है। आप चाहो तो इसका आंसर इस तरह से भी दे सकते हो, या फिर आप इसका आंसर इस तरह से भी दे सकते हो कि आप अभिक्रिया की कोटि हेडिंग डालें ब्लैक पेन से, और ये इसकी परिभाषा हो गई और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से आणविकता को आप हेडिंग डालें ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से इसका ये परिभाषा हो गई, और ये प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल हो गया। सही। चलिए अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ध्यान समझेंगे, ब्लू और ब्लैक पेन निकाल लेंगे। जहां मैंने ब्लैक पेन का यूज करा है, आपको भी ब्लैक पेन का यूज करना है, और जहां मैंने ब्लू पेन का यूज करा है, वहां आपको ब्लू पेन का यूज करना है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज किस तरह से करते हैं ये आपको आना चाहिए, अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो। देखिए प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि यहां पर, और यहां लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता, या आणविकता भी लिख सकते हो। सही है। इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे कहते हैं मोलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत ध्यान समझेंगे। ये कौन? अभिक्रिया की कोटि। ये अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होती है। हमने क्या जाना सर? हमने जाना कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है, ये अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला, ये कोई हमारी अभिक्रिया है, सही, और ये कौन है? हमारे अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स हैं। तो जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो हमारे अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होगी। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा अभिकारक एक ही सांद्रता, उसकी घात 1 है। ये हमारा अभिकारक बी है, और ये अभिकारक बी की सांद्रता, उसकी घात कितनी? 2 है। तो अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होगी अभिक्रिया की कोटि। अगर हम इस अभिक्रिया की कोटि बताना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? जो इसके अभिकारक हैं, इनकी सांद्रताओं की घात को जोड़ना होगा, और हम बता देंगे कि भाई ये जो अभिक्रिया है ये इस कोटि की है। देखिए भाई, इसकी सांद्रता की घात कितनी है सर? 1 है, और इसकी कितनी है सर? 2 है। टोटल कितनी हो गई? 3। तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है, इसकी कोटि कितनी हुई? 3 हुई, और ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। इधर देखो इधर लिखोगे, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है? अभिक्रिया की आणविकता। तो पहली बात तो ये समझो कि प्यारे बच्चों के प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती है। प्राथमिक अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्री रिएक्शन। प्यारे बच्चों, जो अभिक्रिया एक पद में पूर्ण हो जाती है, जो अभिक्रिया एक पद में पूर्ण हो जाती है, हम उसको प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। सही है। जो अभिक्रिया सिंगल स्टेप में, 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाए, हम उसको प्राथमिक अभिक्रिया, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। अब यहां से अभिक्रिया की आणविकता से हमें क्या पता चल रहा है? देखो, जो हमारे अभिकारक हैं, उन अभिकारकों में
जो अभिकारक है उन अभिकारकों के अणुओं की संख्या जितनी होगी अभिक्रिया की आणविकता भी उतनी होगी। देखो ये हमारी कोई अभिक्रिया है और ये कौन है, हमारे अभिकारक है। और इस अभिकारक में कितने अणु हैं? देखो एक अणु ये है और एक अणु ये है, तो कितनी आणविकता हो गई? 2 हो गई। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ऐसे याद कर लो। चलिए अब देखो सेकंड पॉइंट है, ये एक प्रायोगिक मान होता है। मतलब यह है कि आप अभिक्रिया की कोटि अगर बताना चाहते हैं तो आपको प्रयोग करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा। प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही आप बता सकते हो कि भाई इस अभिक्रिया की कोटि इतनी है। अब यहां देखो, ये एक सैद्धांतिक मान होता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि मैंने आपको कोई अभिक्रिया दी और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें ये जो अभिक्रिया मैंने दी है आपको, इसकी आणविकता कितनी है। तो आप क्या कहोगे, सर जो इसके अभिकारक हैं, अभिकारकों के अणुओं की संख्या ही इस अभिक्रिया की आणविकता होगी। जैसे भाई हमने ये आपको रिएक्शन दी, इसमें कितने अणु थे? सर इसमें 2 अणु थे, तो इसकी आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। जिसमें 3 अणु होंगे तो उसकी आणविकता 3 कह दोगे आप। चलिए देखो, इसका मान 0 हो सकता है, लेकिन इसका मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि प्यारे बच्चों ये अभिकारकों के अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रही है। अब जब अभिकारक के अणु ही नहीं होंगे तो क्या आपका उत्पाद बन पाएगा? क्या वो अभिक्रिया अस्तित्व में होगी? क्या वो अभिक्रिया एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। तो इसीलिए जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो 0 नहीं हो सकती है। देखिए 4th पॉइंट देखेंगे, ये धन बोले तो पॉजिटिव, ये ऋण बोले तो नेगेटिव, और या भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। सही है, जो अभिक्रिया कोटि है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। भिन्नात्मक मतलब जानते हो भाई, P/Q के रूप में हो सकती है, मतलब बटे के रूप में 1/2, 3/2, 4/2, ऐसी दशमलव में इसका आंसर आ जाएगा। 4.2, 3.2, इस तरह से अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें अभिक्रिया की आणविकता की, इसका मान सदैव एक धन पूर्णांक 1, 2 अथवा 3 हो सकता है। चलिए 5वां पॉइंट देखिए, ये प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। भाई प्राथमिक अभिक्रिया हमने आपको बता दी, जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। देखो जो एक पद में पूर्ण हो जाए वो प्राथमिक अभिक्रिया, और जिसे पूर्ण होने में कई पद लगते हो उसे कहते हैं जटिल अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कई पद लगते हैं उन्हें कहते हैं जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो आपकी अभिक्रिया कोटि थी ये तो प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है, और ये केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है। चलिए अब समझते हैं एग्जांपल, बहुत ध्यान समझना। देखिए हमने यहां पर लिया है एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। सही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO C2H5। देखो ये हो गया एथिल और ये हो गया एसीटेट, तो एथिल एसीटेट और अम्लीय जल अपघटन करा रहे हैं हम यहां पर। देखो कहीं कहीं आपको एग्जाम्पल मिल सकता है मैथिल एसीटेट का, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर CH3 आ जाएगा। भाई एथिल होता है C2H5 और मैथिल होता है CH3, तो एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5 और मैथिल एसीटेट CH3 COO CH3। चलिए अब देखो ये हमारे अभिकारक हैं और इनसे ये बना उत्पाद। अब एक काम करेंगे, इसका आयुपेसी नेम, इसका और इसका आयुपेसी नेम क्या होता है मुझे आप बताना कमेंट्स में। चलिए पहले बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों अभिक्रिया कोटि। जो हमारे अभिकारक हैं इन अभिकारकों की सांद्रता की घात पर निर्भर करेगी कौन, अभिक्रिया कोटि। तो हमने यहां पर इसकी सांद्रता लिखी तो इसकी तो घात 1 ही होगी, और देखो यहां पर हमने लिखी और यहां पर लिखा 0। प्यारे बच्चों जो जल है, जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, तो जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इसीलिए इसकी पावर तो 0 आनी है, क्योंकि इस अभिक्रिया में जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है।
और तो यहां कितनी घात आई, यहां तो सर केवल एक घात आई। जब इसकी एक घात है और इसकी घात कितनी 0, तो 1 + 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1 होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अभिक्रिया की आणविकता की। देखो, इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट तथा जल के एक एक अणु भाग ले रहे हैं। देखो, एक अणु इसका है और एक अणु इसका है, तो टोटल कितने अणु हो गए, 2। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई, 2 हो गई। देखो, आपने क्या देखा सर, यहां पर हमने देखा कि इसकी अभिक्रिया कोटि 1 है, लेकिन इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है। तो बस ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि कितनी है, 1 है, और आणविकता कितनी है, 2 है, तो हम ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। सही है, तो छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनकी अभिक्रिया कोटि 1 और आणविकता 2 होती है, तो हम ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको एक बात और बताता हूं। देखो, अगर यहां पर जो जल लिखा है, जल के स्थान पर यहां पर अगर लिखा होता NaOH, सही है, ये आपका अभिकारक होता और साथ में कौन होता, NaOH होता। तो याद रखना, इसकी जो कोटि होती वो 2 होती और इसकी आणविकता भी 2 होती। सही है, जल जो होता है वो अभिक्रिया में जल की जो सांद्रता होती है जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, तो इसीलिए यहां पर आपने क्या लिखा, 0 लिखा, और इसीलिए जल के साथ यह अभिक्रिया जो हुई प्रथम कोटि की हुई, और जबकि आणविकता कितनी हुई, 2 हुई। अगर यह अभिक्रिया NaOH के साथ होती तो इसकी कोटि 2 होती और आणविकता तो 2 होती। बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता को जाना और आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है उसे भी जाना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।